नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। हम इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद है। जंतर मंतर के बारे में आपको बता दूं, बहुत लंबा इतिहास है इस जगह का। लोग अपनी आजाद आवाज यहां पर उठाते हैं, अलग अलग मसलों को लेकर। इस वक्त मेरे पीछे जो बड़ा सा ये पोस्टर जैसा लगा है, भगाना कांड संघर्ष समिति, इस पर लिखा हुआ है, दलित नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के षड्यंत्रकारी सरपंच व उसके सभी साथियों को गिरफ्तार करो। ये एक मांग उठ रही है। मौजूदा परिस्थितियों में आप सब जानते हैं कि कितने और किस तरह के सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो है, अखिलेश यादव की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, उससे पूछे जा रहे हैं। कोई भी बातचीत आगे बढ़ाने से पहले मेरे साथ तीन खास लोग हैं, इनसे भी हम मिलाएंगे। यही जंतर मंतर पे हम बातचीत करेंगे। एक अजीब सी परिस्थिति है जो बहुत दर्द देती है। हमारे साथ विजय जी हैं जो खास तौर पर लखनऊ से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अशोक जी हैं, ये भी खास तौर पर लखनऊ से आए हैं, ये समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। विनोद जी हैं, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सियासत को एक लंबे वक्त से समझते हैं। लेकिन सबसे अहमियत की जो बात है, और उसके बाद यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ी बहुत हम बातचीत करेंगे। जरा थोड़ा सा अपने एसी कमरों से बाहर निकलकर सोचकर देखिए, 40 डिग्री से ज्यादा का तापमान लगातार बना हुआ है दिल्ली में। उस स्थिति में ये न्याय और हक की लड़ाई यहां लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लिए बहुत आसान है। मीडिया पर अभी बहुत सारे लोग मुझे यहां मिले थे जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आप मेरी राय जानते हैं मीडिया के बारे में। मैं भी कहता हूं कि मीडिया पर प्रश्न चिन्ह जरूर उठना चाहिए, लेकिन हर चीज के लिए एक बड़े स्तर से मीडिया पर आरोप थोप देना ये भी सही नहीं होगा। मैं अपने काम की बात कर सकता हूं और उसी का उदाहरण देते हुए आपको दिखाता हूं कि मार्च 2012 से, जब से अखिलेश यादव की सरकार बनी है, मेरे दूसरे कार्यक्रम न्यूज पॉइंट के अलावा इस कार्यक्रम मुकाबला में मैंने कितनी बार लगातार अखिलेश यादव की सरकार, कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाया। सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद हम इन लोगों से यहां बातचीत जारी रखेंगे। ये फियर है सरकार बनने के बाद से जिस तरह की घटनाओं की चर्चा हुई है, खबरें यहां तक पहुंची हैं। क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हमारी सरकार आ गई, अब हम वैसे ही करेंगे जैसा हम पहले करते थे? हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं कहना चाहूंगा कि कुछ घटनाएं सामने आई मीडिया के माध्यम से, और अभी 2 दिन पहले की बात है कि झांसी में घटना हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तुरंत उस पर कार्रवाई करी और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर ऐसा कोई भी गलत कार्य करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमें रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को सामने लाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी है, क्रिमिनल्स को शील्ड नहीं किया जाएगा। आखिर में जरूरी है यह कहना कि हर बार मौका मिलता है किसी भी पार्टी को जब वो इस तरह के बहुमत के साथ आती है। शायद इससे बढ़िया और बेहतर मौका समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिल सकता वाकई उत्तर प्रदेश के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने के लिए। दो बातें मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहना चाहूंगा। पहली ये, एक पॉपुलर और बड़े मैंडेट से आई अखिलेश यादव की सरकार, किसी भी सरकार का, मैं बार बार इस बात को अपने हर प्रोग्राम में रखता हूं, सबसे बड़ा टेस्ट होता है उसके बनने के बाद, उसकी कसौटी होती है, उसका इम्तिहान होता है स्टेट की कानून व्यवस्था, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव कि 2 महीने का पूरा समय उनकी सरकार का नहीं हो पाया है, और बुरी तरह से अखिलेश यादव के उस क्लेम की कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होगा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में, उसकी कलई खुलती जा रही है। चाहे इनका हम हनीमून पीरियड कहें या पूत का पाव पालने में कहें, तो क्या इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का या जो इंटरनल है गवर्निंग बॉडीज हैं, ये इस तरह से ही बिहेव करेंगे यूपी की जनता के साथ? तो आप कह रहे पूत का पाव पालने में आपको पता चल रहा है? हमें नहीं, पूरे यूपी की जनता को दिख रहा है। पूरे यूपी की जनता की भावनाओं का जो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भावनाएं वैसी नहीं है, ये मैं इनको बताना चाहता हूं।
ठीक। और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ये मीडिया की न्यूज देख करके या कुछ बड़े विद्वान जो दिल्ली में दिल्ली है अभिज्ञान जी, दिल्ली बहुत बड़ी है और वहां रह करके जो ये देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली और एनसीआर से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का आंकड़ों की दृष्टि से भी बहुत बेहतर है और प्रदर्शन की दृष्टि से भी बहुत बेहतर है। काउंटर आर्ग्यूमेंट पे कहेंगे कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, 2 महीने में सारा आकलन कैसे हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि अखिलेश यादव जी, आपके लिए संदेश है, आपके लिए मैसेज है कि ये मैंडेट आपको मिला है। जितनी लोकप्रियता गिरेगी इस सरकार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, उसका सीधा असर आपको होगा, समाधान आपको निकालना होगा। एक साल अखिलेश यादव का, एक चेहरा जो उम्मीद लेकर आया उत्तर प्रदेश की सियासत में, उम्मीद के साथ 225 सीटें लेकर आया, लेकिन भारी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट अखिलेश यादव से। जैसे ही मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बने, उन्होंने सबसे पहले जनता को एक्सेस दिया, उनसे उनकी बात सुनना चाहिए, तो सबसे पहले विमेन्स पावर लाइन स्टार्ट करी। सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है कि हर प्रदेश में ये हो। उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि वो पहला ऐसा प्रदेश था जहां पे ऐसी पावर लाइन आई। अगर नारा ये हो कि दिन रात साइकिल चलाना है, नेताजी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो मेरी तरफ से नारे में एक छोटा सा परिवर्तन ये जरूर होना चाहिए कि आप दिन रात साइकिल चलाइए, लेकिन दिन रात सरकार भी चलाइए अखिलेश यादव जी। उस समय जब आपकी सरकार थी तब लोग कहते थे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, और उसके बाद लोग कहते हैं मायावती की सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा। लोगों को बार बार ये था, मुझे अच्छी तरह से याद है, इसी कॉलबिन तालुकेदार में मैं कार्यक्रम कर रहा था 2012 के चुनाव में, नौजवानों ने कहा कि अखिलेश यादव के आने पर ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को खराब किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत आसान होता है, लेकिन आप कुछ मिनटों के लिए खड़े होकर देखिए इस धूप में, इस गर्मी में, जो ये इनके अधिकार की लड़ाई है। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। भैया, आप अपने बारे में कहाँ से हैं, थोड़ा सा बता सकेंगे मुझे? मैं इधर ही आके बैठ जाता हूँ। हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बताइए, हमसे थोड़ा सा खुलकर अगर आप बात कर सके। आप लोगों के मुझे संदेश और SMS आते रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई आपकी क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई हमारी है, जो आज भी जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, और जो पीड़ित हैं इनका पुनर्वास हो। और उससे पहले भी जो हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की जो लड़ाई है, जमीन को लेकर हमारा जो खाप पंचायत और पंचायत ने मिलकर सामाजिक बहिष्कार कर रखा है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हालांकि घटना जो है ये भगाना की है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ये मेरे पास जो कागज है, ये घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी का, और इसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि जो कानून संसद बनाती है उनको सही तरीके से लागू करना ये सरकारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें लिखा हुआ है कि कालांतर में संसद सदस्यों की आशंकाएं सच साबित हुई हैं और दहेज उत्पीड़न कानून, अनुसूचित जाति जनजाति का उत्पीड़न कानून तथा निर्भया कांड के बाद बनाए गए कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आए हैं। समाजवादी पार्टी जहां इन कानूनों को सख्ती से लागू करने के पक्ष में है, वही इनका दुरुपयोग करने वालों को भी दंडित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। अब ये अपनी बात कर रहे हैं, या हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। जरा मसले को समझिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं। यहां पर सरकारों की भूमिका अपने आप में बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश की घटनाओं ने उस बहस को सामने लाकर रख दिया है। हकीकत यह है कि सरकार चाहे हरियाणा की हो या उत्तर प्रदेश की, मैं इस लॉजिक को, मैं इस दलील को कतई नहीं मानता कि सरकारों में यहां पर आप आंकड़े देख लीजिए, वहां पर आप आंकड़े देख लीजिए, इन आंकड़ों को देखने से आप कोई बहुत बड़ा फर्क जो है वो बना सकते हैं। जरा मैं अपने मेहमानों के प्रति आऊंगा, फिर आप लोगों के पास वापस मैं लौट के आता हूं। मेरे साथ विनोद जी, ये बड़ा आसान टाइप की दलील अब देने
शुरू हो गई। जैसे अभी एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, फलाने के आंकड़े देखिए, दिखाने के आंकड़े देखिए। देखिए उस प्रदेश में इतना बुरा हाल है और आप उत्तर प्रदेश रेस किए जा रहे हैं और उसके बाद फिर आप मीडिया को आरोपित करिए। ये कहां तक चलेगा? देखिए ये तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि मानवीय संवेदना जब नष्ट हो जाती है राजनीतिक तंत्र की, तब इस तरह की बातें की जाती हैं कि साहब हमारी कमीज जो ज्यादा उजली है उनकी थोड़ी सी गंदी है। तो मान लीजिए कहीं अपराध, जैसे ये पुलिस में पहले होता था कि कहीं हत्या हो जाती थी तो इस पे झगड़ा होता था कि हमारे इलाके का है कि उसके इलाके का है, थानेदारों के बीच में, या हमारे थाने में क्राइम कम है उनके थाने में ज्यादा है। तो ये कहना कि साहब उत्तर प्रदेश में ज्यादा है या हरियाणा में ज्यादा है या मध्य प्रदेश में ज्यादा है, ये बिल्कुल उस बेकार का तर्क है। अशोक जी, ये समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह की दलीलें क्यों आती? क्या उनकी सियासत इतनी असंवेदनशील हो गई? मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, रोज हम टेलीविजन में, अखबारों में उन बयानों को पढ़ रहे हैं। ये दलील देना क्या उचित है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से? अभिज्ञान जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि ये बात तब आई थी जब सभी तरफ से हमारे विपक्षी भी लोग कहना शुरू कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा बलात्कार और हत्या हुआ है। तब ये बात हम कहना शुरू किए थे कि केवल उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं। आज बहुत अच्छे जगह आप जो है भगाना जो है ये कांड संघर्ष समिति के सामने आप खड़े हैं। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो अपराध की अगर सूची में देखा तो बहुत नीचे है, उसके आगे बहुत प्रदेश है। लेकिन हम इस आंकड़े पर नहीं जाते हैं, इस आंकड़े से मुझे कुछ लेना देना। मैंने पहले भी आपने कहा था, हाँ बिल्कुल, और मैं दूसरी बात यही आपसे कहना मैं उसको आधारित कर सकता हूं एनालिसिस के आधार पर कि आंकड़े तो अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो कहां से आंकड़ा बनेगा? नहीं, आंकड़े उसी से कम होते हैं। दुनिया की बहुत सारी इस परिप्रेक्ष्य में आपसे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी एफआईआर कराने आता है फ्री एंड फेयर एफआईआर दर्ज हो। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं रहा जो पिछले सरकारों में ऐसा होता रहा। अभी आप यहाँ देखें कि यहाँ लगा हुआ है कि गिरफ्तार करो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। 24 घंटे से लेकर 72 घंटे में जो भी आरोपी हैं, जो भी अपराधी हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इतने असंवेदनशील बयान बड़े नेताओं से, विनोद जी यहां मौजूद हैं, मैं मौजूद हूं, हम लोगों को कुल मिलाकर शायद 40 साल से ज्यादा हम दोनों को अगर जोड़ के देखें उत्तर प्रदेश की सियासत देखते हुए हो गया, इस तरह के बयान, इस तरह की घटनाओं पर। अभिज्ञान जी, एक बात आपको याद दिलाऊं, अभी 2 साल पहले लड़कियों के लिए सुरक्षा नहीं था उत्तर प्रदेश में, और आज सुरक्षा के काम अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा है 1090, वो पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी कर रही है, आप लोग क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? देखिए अभियान जी, सबसे पहला तो जिस विषय को लेकर आज आप खड़े हुए हैं, कुतर्कों के सहारे समाजवादी पार्टी अपने बचाव में लगी है। आज भी जब अशोक जी ने यह शुरू किया तो उन्होंने फिर ये कहा कि 50% के आरोप लगाने लगे। मीडिया और विपक्ष दोनों की बात की उन्होंने। इनको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अभी पीछे विधानसभा के जब सत्र थे तो जो सवाल जवाब हुए थे, उन सवाल जवाबों के उत्तर में है कि 50% महिलाओं पर दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं। ये इनके आंकड़े में है। जो आंकड़े हैं उसके लिए अभिज्ञान के सारे आंकड़े मैंने इसीलिए इस वक्त साथ में मौजूद हैं। आंकड़ों पर वैसे ये जगह नहीं आंकड़ों पर बहस करने वाली, लेकिन हाँ मेरे साथ बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि जब कुतर्कों से बचाव होगा, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं उनके पास ये तर्क नहीं है कि दूसरी हरियाणा की घटना अगर हो रही है तो उत्तर प्रदेश की घटना पर बचाव किया सकते हैं। जो जिम्मेदारी है, मूल संकट है जिम्मेदारी का, और आपकी नीयत क्या है। जिस दिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की शपथ ली, आपको स्मरण होगा, पूरे देश को स्मरण होगा कि जिस मंच से उन्होंने शपथ ली, उस मंच पर अराजकता का तांडव हुआ। जो तांडव हुआ वो आज बदस्तूर जारी है। आखिर जिस 1090 की बात इन्होंने, आपने नहीं शुरू की, इन्होंने कहा 1090, जिस पॉपुलर स्कीम की बात ये करते हैं, जब आप कमिटमेंट करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सचेत हैं और वो घटनाएं और बढ़ती हैं, तो वो चैलेंज किसको होती है? मुख्यमंत्री की सत्ता को, मुख्यमंत्री के इकबाल को। ठीक है, वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। बड़ी, जिसमें ने कहा बड़ी जबरदस्त गर्मी है यहाँ पर, हम वापस इनके पास आएंगे और थोड़ा सा आपको ब्रेक के बाद दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जंतर मंतर क्या है, ये जंतर मंतर की ऐतिहासिक सड़क क्या है, भगाना कांड के लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे। समझिए, आजाद आवाज को आवाज देना ही मेरा मकसद है। आरोप सब पर लगना चाहिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रश्न उठना, सवाल उठना बहुत जरूरी है। आप कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर आपको दिखाता हूं कि ये पूरी जंतर मंतर की सड़क क्या है। इन मेहमानों से या आंकड़ों पर अगर दलील करेंगे तो आंकड़ों की भी बातचीत हम कर लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मुकाबला में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए हमारे बगल में
एक पुलिसकर्मी बैठे हैं, खूब सारी यहाँ पर बैरिकेडिंग होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना और समझाना चाहूंगा कि ये जंतर मंतर दिल्ली के बीचों बीच सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका है। ये जंतर मंतर सड़क की अहमियत क्या है? आप लोग कितने समय तक ड्यूटी पे रहते हैं? सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक। सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक। ऐसी बहुत सुरक्षा का यहाँ पर इंतजाम रहता है। ये वही जंतर मंतर है जहाँ पर तमाम तरह के आंदोलन होते हैं। अन्ना का आंदोलन की भी शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। हमारे तीनों खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा अगर आप पलट के सड़क की तरफ दिखाएं तो अब वहाँ पर जो भीड़ भाड़ थी उससे हम थोड़ा दूर आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं तो ये गाड़ियाँ होती हैं, उस तरफ ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं अलग अलग मसलों के प्रश्नों को लेकर। अक्सर आप टीवी पर देखते हैं कि बड़े बड़े नेता आते हैं जंतर मंतर में, जो प्रदर्शनकारी होते हैं या जो लोग मसले अपने उठा रहे हैं उनको मिलने के लिए। तो ये वो सड़क है। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं इधर पर भी एक पुलिसकर्मी जो हैं उनकी कुर्सी लगी हुई है, वो बैठे हैं। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ आती है, गाड़ियों को आने जाने से रोका नहीं जाता है लेकिन उन सब की चेकिंग होती है। अशोक जी हमारे साथ, विनोद अग्निहोत्री और विजय जी तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, एक प्रॉब्लम जो मेरी समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि मार्च 2012 से गलतियों पर गलतियां ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव करते चले जा रहे हैं। वो दावा करते हैं, मेरी जब चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में उनसे मुलाकात हुई थी लखनऊ में, तब भी मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था, ये जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ये कोर्स करेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है मुलायम सिंह यादव की सरकार के? जैसे उन्होंने कहा 4.5 मुख्यमंत्री, कोई कहता है 4.25 मुख्यमंत्री, कोई कहता है मुलायम सिंह यादव जो है वो उस पकड़ को बनाए रखना चाहते हैं। ये कोर्स करेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? दरअसल क्या है कि सबसे बड़ा दिक्कत है कि दृष्टि का अभाव, क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। ये पूरी समाजवादी पार्टी के साथ संकट है। विनोद, उस समय बहुत सारे लोग, मैंने बहुत अपने कार्यक्रमों के अंश दिखाए, तब आके मुझे बोलते थे विज्ञान प्रकाश आप जानबूझकर इतनी जल्दी ये मुद्दा उठा रहे हैं, समय दीजिए सरकार को। अब समय हो गया, अब मेरे पास पूरा अधिकार है, तब भी तो आज भी है ये उठाने का कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। किसी भी तरह से कोई सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, इस जवाब से नहीं बच सकती। देखिए समस्या कहां पर है? समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी का जो जनाधार वर्ग है, हाँ, वो दबंग जातियों का जनाधार वर्ग है। हाँ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनने से पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब उन्होंने एक बयान से पूरी तस्वीर बदल दी थी उत्तर प्रदेश की। जब डीपी यादव की एंट्री हो रही थी समाजवादी पार्टी में और उसको रोक करके, खुद शिवपाल सिंह यादव और आजम खान लगे हुए थे, तब अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि डीपी यादव की जगह समाजवादी पार्टी में नहीं है। उस बयान ने पूरा परसेप्शन बदल दिया अखिलेश को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर, और लोगों को लगा कि वाकई मुलायम सिंह जी का ये युवा बेटा ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए आगे आ रहा है। और उसका नतीजा चुनाव के नतीजों में सामने आया, देखा लोगों ने। अगर उस स्पिरिट को अखिलेश जारी रखते हैं, जो रखने में वो चूक गए। पहली जो घटना इन्होंने विजय पाठक ने कहा था कि जिस वक्त शपथ ग्रहण हुआ और जो अराजकता हुई, चलिए वो मान लीजिए कार्यकर्ताओं का उत्साह था, लेकिन उससे बड़ी घटना जो हुई, और ये अशोक जी हैं, ये ध्यान करें, इनके एक विधायक, मैं बार बार इसको कहता हूं, हर चैनल पर कहता हूं, इनके एक विधायक पहुंचे और रेलवे स्टेशन में घोड़े पे सवारी करते हुए और फायरिंग करते हुए गए। उस पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने उसका संज्ञान तक नहीं लिया। अगर उसी दिन उन विधायक महोदय को, जब 226 सीटें लेके आए थे, 225 सीटें, उन विधायक महोदय को तुरंत सस्पेंड कर देते या उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते, तो मैसेज ये जाता कि भाई अब जमाना बदल गया है, अब समाजवादी पार्टी का युवा नेतृत्व तो अनुशासनहीनता और दबंगई बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। ये मैसेज और उसके बाद लगातार घटनाएं होती चली गई और मैसेज नहीं मिला। ये संदेश क्यों नहीं दे? मैंने अखिलेश यादव से एक प्रश्न पूछा था, आपसे वही प्रश्न दोहरा सकता हूं कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में 224 सीट लेके आए, ये छोटी बात नहीं है। कितनी बड़ी उम्मीद का वो चेहरा रहे होंगे और बार बार ऐसा लगता है कि वो चेहरा डिसअपॉइंट कर रहा है, निराश कर रहा है लोगों को। देखिए सबसे पहले अभिज्ञान जी, मैं विजय बहादुर पाठक जी का जवाब दे दूं। हाँ, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 या 4 मुख्यमंत्री हैं। हाँ। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सहज हैं। हाँ। और मुख्यमंत्री को सहज होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से काम करने, तानाशाह नहीं होना चाहिए। वो अपने सभी बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनको अच्छा लगता है। ये सभी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन मैं इनको याद दिलाना अगर वो करते वही है जो उनको अच्छा लगता है, तो पूरी बात उत्तर प्रदेश की स्थिति के लिए हम उनको जिम्मेदार मानें। एक बात तो मेरी सुन लीजिए, अभी पूरी जवाब ही नहीं हुआ मेरा।
मैं ये कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के उस नेता की तरह से नहीं है जो अपने बुजुर्गों को अपने हित के लिए किनारे कर दिया, जिसने पार्टी ले आके खड़ा किया। वो छोड़िए, हम भारतीय जनता पार्टी के इस बात नरेंद्र मोदी ने अडवाणी को कैसे हमारे किनारे किया, हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। सबको सम्मान करके और उसके बाद वो करते हैं। रह गई बार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मैं इनको मैं इनको चुनौती देता हूँ। अभी जहाँ शायद इनको कम ज्ञान है, उत्तर प्रदेश में 1% जो है अपराध घटा है। आप भी जानते हैं, आपके पास वो चार्ट है, मैं उस दिन चार्ट आपको दिखा भी रहा था। और जो इनके शासित है, भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पर बढ़े हैं। हम काम कर रहे हैं, जितने भी अपराधी आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार किए हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई किए हैं। चाहे वो सिपाही, उनको बर्खास्त किया गया है, दरोगा हो निलंबित किया गया है। और आप कह रहे थे वो साकिर अली साहब के लिए, देखिए वहां पे जो है एक हमारे विधायक थे, उनसे बात बुला के पूछी गई थी पार्टी कार्यालय में। उन्होंने कहा कि खुशी में वो उनके जो कार्यकर्ता जबरदस्ती वो घोड़े बैठा दिए थे, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा था, लेकिन जब सफाई वो दे दिए कि नहीं जबरदस्ती हमको बैठा करके पीछे से लोग चल दिए, तब वो बच पाए थे। मुख्यमंत्री जी इस तरह के कोई काम जो है पसंद नहीं करते हैं। विधायक घोड़े पे नहीं, मुख्यमंत्री जी इस तरह कोई बात पसंद नहीं करते हैं। जो भी मैं कहता हूँ कि उनके कार्यकर्ता जबरदस्ती उठा के बैठा दिए थे, ये सफाई उन्होंने दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को। अशोक जी, समस्या आप लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ये है कि घटना और आंकड़े ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। घटना जब कोई होती है, जब एक पुलिस वाले की हत्या हो जाती है, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती, प्रश्न आंकड़ों का नहीं है। पंडित सिंह का मामला था जी, सही बात, सीएमओ को लेकर के जी, उस पे तो सवाल आंकड़ों का नहीं है। इनकी सरकार के भी आंकड़े उससे खराब हो सकते हैं। अभिज्ञान जी, 2 साल पहले कोई घटना सियासत में धारणा कैरी करती है, परसेप्शन। एक चीज आपको बस मैं याद दिला दे रहा हूँ, आप अपने दिमाग में रखिएगा। हाँ। मैं बार बार हर चैनल पर कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जब ये चुनाव चल रहा था तो इनके 2 बड़े नेता जो इसमें एक मंत्री भी हैं, उमा भारती जी और अमित शाह साहब, बार बार कह रहे थे ये सरकार 2 महीने में गिर जाएगी, गिरा दी जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके तहत कुतर्क नहीं है, यही तर्क है, यही तर्क है कि बार बार जो है दूसरे जगह इतना अपराध हो रहा है, वो नहीं दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो हम एक्शन ले रहे हैं, 24 घंटे से लेकर 72 घंटे में एक्शन ले रहे हैं, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। और षड्यंत्र के तहत जो है, हम आपको नहीं कर रहे हैं, हम मीडिया को नहीं कर रहे हैं, हम विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप इसको षड्यंत्र की बात। हाँ विजय जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग इनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अभिज्ञान जी, हम षड्यंत्र क्यों करेंगे? हाँ। यह लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतंत्र में इनको बहुमत मिला है, इनके दायित्व है। और अगर इनके दायित्व है कि इनको बिजली दी जाए, का चुनाव में हार के बाद बिजली नहीं मिलनी चाहिए? और जब इनके ऑफिसर ये कहेंगे कि वोट दिया मोदी को और बिजली मुलायम से, बिजली समाजवादी पार्टी से, और उन पर कोई अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम इस बात को नहीं उठाएंगे, मीडिया उन बातों को नहीं दिखाएगा। मैं आपको बाइट दिखा दूंगा उस ऑफिसर का कहते हुए, अगर ये सही थे तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, आजम खान साहब जो चाहते हैं उनका कप्तान बदल दिया जाता है। क्यों नतमस्तक है सरकार भाई? समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, आपको ध्यान होगा, सेवा आयोजन कार्यालय में इनके एक नेता ने एक मारपीट की, मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा कि हमने निकाल दिया, 3 महीने बाद उनकी वापसी हो गई। संदेश क्या जाएगा? चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में हर बार मीडिया को निशाने पर लेते हैं, लेकिन अपनी गलती तो सुधारे। अगर घटनाएं नहीं होंगी तो आप दिखाएंगे। देखिए, जहां तक मीडिया के सवाल में एक बात जरूर यहाँ पर टिप्पणी, एक मिनट 2012 में जब चुनाव हो रहे थे, ये टिप्पणी मैं अपनी तरफ से जरूर करना चाहूंगा, तब भी मेरी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई। और ये भी आपको बता दूं कि तब यही अखिलेश यादव थे जिनको, अच्छा मीडिया के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि साहब बड़ा बैक कर रही है मीडिया फलाने को, ढिमाके को। उस समय ये अखिलेश यादव की उम्मीद इसकी साइकिल को बड़ा बैक करने का भी मीडिया पर आरोप लगा था। आज ये आरोप लग रहा है, विनोद आपको तो वो समय याद होगा, बिल्कुल हर जगह प्रोफाइल स्टोरी होती है आधा घंटे मीडिया में एक महानायक की तरह अखिलेश यादव प्रोजेक्ट हुए थे। बिल्कुल, और इस तरह बल्कि कांग्रेसी इस बात को लेकर बड़े दुखी थे कि राहुल गांधी को उतना कवरेज नहीं मिला जितना अखिलेश को मिला। लेकिन अब रामगोपाल यादव जैसे नेता कह रहे थे मीडिया और सही, देखिए उस वक्त जब अखिलेश यादव का प्रोजेक्शन हुआ तो सही हुआ था, उसमें कोई गलत नहीं था। नतीजा था 224 सीटें, 225 सीटें लेके आए थे और उनकी साइकिल यात्रा को कामयाबी मिली थी। और बहुत उम्मीद थी कि एक युवा नेता, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह जी को, उनके परिवार को बहुत नजदीक से जानता हूं, वहीं के पड़ोस रहने वाला हूं। समाजवादी पार्टी, मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि भाई इतना पूर्ण बहुमत लेकर सरकार आई है, किसी तरह के बाहरी दबाव से मुक्त है। मायावती सरकार से जो गलतियां हुई हैं, लोग नाराज थे तमाम सारे कारणों को लेकर के, अब ये सरकार कुछ डिलीवर करेगी। तो डिलीवर कहां करना था? सबसे पहले डिलीवर करना था लॉ एंड ऑर्डर पर। आप उनकी बात को रिस्पॉन्ड करिए। आप उनकी बात जवाब मैं ये दे रहा हूं कि अभी कन्या विधान की बात कर रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी बगैर किसी भेदभाव के, चाहे किसी धर्म के हो, किसी जात का, हमने लड़कियों को पढ़ने के लिए कन्या विद्याधन दिया।
और ये लोग बदनाम करते हैं कि हमने माइनॉरिटी लड़कियों के लिए जो हमने दिया। देखिए सुनिए, अब बात मेरी सुन लीजिए, मैं आपको सब आंकड़े दे दूंगा। आपके पास आंकड़े नहीं है जो मेरे पास आंकड़े चाहूंगा, इस तरह की बहस में नहीं करा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जो शिक्षा में पिछले साल के आंकड़े देख लें, चुनाव के बाद जो कुछ जिले बच गए वो तुरंत दे दिए जाएंगे। पिछले चुनाव में कुछ नहीं बचा है। बिजली की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कैपेसिटी 2.25 लाख मेगा यूनिट पैदा करने की है, 87,000 मेगावाट क्यों पैदा कर रही है? बिजली के विषय पर उसके भी कार्यक्रमों का आपको डिटेल भेज दूंगा, अपने कॉलम्स भेज दूंगा। मैंने बहुत काम किया। और आप एक मिनट इनका आप जवाब दीजिए, लेकिन मेरे भी प्रश्न सुनिए। जब नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हुआ था, तारीखें आप देख लीजिए, 4 और 5 जुलाई की है, उस समय उत्तर प्रदेश वो राज्य था जिस पर चार्ज लगा कि जितनी उसके हक की बिजली थी उसने उससे ज्यादा विड्रॉ किया। तो आज बिजली पर हम चर्चा ना करें, बहुत व्यापक विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक का यहाँ पर। इसे मैंने कहा कि भगाना में वहाँ जो लोग बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे करते करते एक बेंच हमको यहाँ खाली मिली है। कुछ देर पहले एक पुलिस वाले यहाँ पर बैठे थे। आप देखते हैं आजकल टेलीविजन के युग में खिड़कियों में बैठ के डिबेट होती है। एक छोटी सी बहस हम अपने मेहमानों को, भाई पुलिस वालों से थोड़ी सा अनुमति, बैठ जाइए इस बेंच पे, थैंक यू सो मच। तो ब्रेक का इंतजार करिएगा, इसके बाद की बहस। आइए, हमारे मेहमान लोग बैठे, ये बेंच वाला एक डिबेट कराते हैं, थोड़ा जनता से जुड़कर गर्मी का आनंद लिया जाए, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वापस आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर से मुकाबला में आपका स्वागत है। ये स्टूडियो नहीं है, पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं। तापमान 40 डिग्री से ऊपर ही होगा। कोई लाइट नहीं है, आर्टिफिशियल लाइट, यानी कि कोई कृत्रिम रोशनी नहीं है। सूरज की कृपा और रोशनी है। मुद्दा बहुत गर्म है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की दलीलें दे रही हैं। देश में एक बड़ी व्यापक बहस जो है बलात्कार और उससे जुड़े घिनौने अपराधों पर बहुत लंबे समय से चलती आ रही। अशोक जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर धारणा परिवर्तित करनी है अखिलेश यादव को, और मैं ये मेरी अपनी निजी राय है उनके बारे में कि वो एक वेल मीनिंग व्यक्ति हैं, मैं बहुत वर्षों से उनको जानता हूं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए कि लोग बार बार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बहस बंद करें? आपके सरकार की सीधी आकलन एनालिसिस यह है कि पिछली बार भी आपकी सरकार कानून व्यवस्था पर ही गई थी और इस बार उससे बड़े बहुमत से आप आए हैं, लेकिन बार बार जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आती, जो जिस बात की तरफ विनोद अग्निहोत्री ने इशारा किया, कानून व्यवस्था आपके गले की हड्डी क्यों बन जाता, और कोई मसला क्यों नहीं बनता? देखिए, आप तो संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे विपक्षी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन आप संतुष्ट हो जाएंगे अधिक से अधिक सप्ताह से 10 दिन में। माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो इस बात पर भी सोच रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा कि 60 से 65% जो बलात्कार होता है वो शौचालय नहीं होने की वजह से होता है। वो बहुत तेजी से हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में काम चल रहा है। उसके अलावा महिलाओं के लिए जो भी सुरक्षा देना है या उनके लिए ये निर्भया मोबाइल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, जो गाजियाबाद में लॉन्च कर दिया गया है, कि उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि अगर कोई से उनको शक भी होता है, डर भी होता हो, अगर वो नंबर केवल मिस कॉल दे दें तो कई जगह प्रशासन में चला जाएगा। क्यों अपराधी ऐसा सोचते हैं कि अपनी सरकार आ गई खुली छूट? बड़ा कड़वा और सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, देखिए, ऐसा धारणा है, ये धारणा हमारे विपक्षी जो है जानबूझ के आम जनता का ध्यान बांटने के लिए करते हैं। विनोद अग्निहोत्री, क्या प्रॉब्लम है? ये अपनी धारणा बदलने के लिए क्या करे अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव से बहुत भला आदमी था, नौजवान था, लोगों ने सब ये सब सोच के ही तो वोट दिया था। अखिलेश को लेकर के अभी भी कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और जैसा कि अशोक जी कह रहे थे कि विनम्र भी हैं, और मैं खुद मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से हम सभी जानते हैं उनको कि व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, निश्चित रूप से। सवाल ये है कि अच्छे व्यक्ति होने के साथ साथ अच्छा प्रशासक होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री को फ्री हैंड होना चाहिए, मुख्यमंत्री को फ्री हैंड दिया जाए कि भाई आप तय करिए कि कौन से अधिकारी को कहां रखना है, किसको कहां भेजना है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, और 6 महीने हमने आपको दे दिए। ये बात पूरा मुलायम सिंह जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, सारे लोग तय कर लें और कह दें कि अखिलेश आप मुख्यमंत्री हैं, आप 225 विधायकों के नेता हैं, संसदीय विधायक दल के, और पूरी विधानसभा के नेता हैं, प्रदेश की जनता के, आपको
आपको तय करना है। 6 महीने के अंदर आप रिजल्ट दीजिए, आप देखिए, मुझे लगता है कि शायद अखिलेश कुछ कर पाएंगे। विनोद जी से फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गलतफहमी जो है दिमाग से निकाल दें, कोई एक के अलावा दूसरा मुख्यमंत्री है। एक आखिरी प्रश्न विजय जी से पूछना। विजय जी, आप लोग एक सकारात्मक विपक्ष, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? आप खाली आलोचक क्यों बने हैं? आपने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस दी है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। आप समाज में बलात्कार होता है तो वो समाज में आप भी जीते हैं, विनोद जी भी जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूं। शर्मसार हम सबको होना है, खाली शर्मसार अकेले अखिलेश यादव या कोई और नहीं। उत्तर प्रदेश शर्मसार हो रहा है, अखिलेश यादव शर्मसार नहीं हो रहे हैं। हाँ। इतना बड़ा राज्य है और इतने बड़े राज्य नहीं, आप लोग कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन क्यों नहीं? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि पूरे देश का सेंटर बनाया गया कानपुर में, थोड़ा संशोधन कर लें जानकारी। दूसरी बात यह है कि आखिर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पहले दिन से सरकार अगर फेल थी तो उसके लिए किया क्या उन्होंने? उत्तर प्रदेश में 60% से अधिक पुलिसकर्मियों के पद रिक्त हैं। कितनी भर्तियां की 2 वर्षों में और क्यों नहीं की? रही बात सरकार के इकबाल की, तो क्यों, जो आपका सवाल है और वो हमारा भी सवाल है कि सरकार जो आतंक के आरोपी हैं, जो रेप के आरोपी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो डकैत हैं, वो इतने उच्च संकल्प क्यों हो रहे हैं कि वो अपनी जो दहशतगर्दी है उसका प्रगटीकरण है। अमेठी में जो हुआ, बदायूं में जो हुआ, जो कुछ देवरिया में हुआ, वो हत्या, बलात्कार, लेकिन उसका जो प्रगटीकरण है, जो उस उत्साह का प्रगटीकरण है, अपने उस दरिंदगी का प्रगटीकरण है, उसके लिए कहीं कहीं तो सख्त होना पड़ेगा। एक छोटा सवाल विजय जी से, हमारे मित्र हैं ये, कि नरेंद्र मोदी जी पूरे चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मुद्दा बना के आए थे कि महिलाओं पर अब न होंगे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश की बदायूं की घटना पर अभी तक उनका एक ट्वीट तक नहीं आया उत्तर प्रदेश को लेकर। क्यों नहीं बोले? और जबकि हर विषय पर ट्वीट करते हैं कि साड़ी आ गई तो ट्वीट, साल आ गया, अभी तक नहीं आया। उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे पार्टी के कद्दावर नेता हैं, क्योंकि 24 घंटे बिजली नहीं गई उसमें। हम गए वहां पर, हमारे नेता गए, हम उन घटनाओं को लेकर सरकार को सजेस्ट करते। बदायूं में डीजीपी राज्य के प्रमुख सचिव गुरु पहले हटते हैं, यश तो बाद में हटता है। ये तो नियत है। बहुत कम वक्त होगा मेरे पास, लेकिन सभी से सबसे गंभीर सवाल मैं पूछूंगा कि घटना अगर बलात्कार की होती है, ये शहर है दिल्ली, देश की राजधानी, जिसने आम लोगों को निर्भया की घटना के बाद आक्रोश में सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतरते देखा। क्या वाकई राजनीतिकरण हो जाता है इस तरह की भी घटनाओं का? क्या हम कोई बात और चर्चा राजनीति से उठकर कर सकते हैं अगर घटना बलात्कार जैसी संगीन हो? उस पर एक आखिरी कमेंट सबसे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त हमारे पास बहुत कम है। आखिरी हिस्से में जो मैंने मुद्दा उठाया था वही सारे हमारे मेहमानों से पूछना चाहूंगा कि क्या बलात्कार जैसी घटना, जिस पर आम इंसान में बहुत आक्रोश होता है, होना भी चाहिए, खासतौर पर नौजवानों में, क्या इसका भी राजनीतिकरण हो जाता है या इसको रोका जा सकता? बहुत कम वक्त है। अशोक जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्या इस तरह की घटनाओं का भी राजनीतिकरण? ये सही बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो राजनीतिकरण होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक सामाजिक समस्या है, ये नासूर बनता जा रहा है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि ऐसा होता क्यों है। हमें उस लिंगानुपात के बारे में सोचना चाहिए, जो इलिटरेट लड़कियां उनके बारे में सोचना चाहिए, फिर जिस समाज में, जिस परिवेश में रहती हैं उन पुरुषों को शिक्षा की भी जरूरत है। तो ये जो जहां पर भी घटना होता है वहां पर सरकार तो कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष पार्टियां हैं वो राजनीति करने की कोशिश करती है, न कि वो विपक्ष पार्टियां जो है वो राजनीति करने की कोशिश करती हैं। इन लोगों का ये मानना है, मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि जो सरकार में होता है वो कहता है विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जो विपक्ष में है वो कहता है कि दूसरी सरकार। विजय जी, क्या आप लोग राजनीति करने की कोशिश करते हैं बलात्कार जैसे मसले पर? देखिए, बड़ी दर्दनाक विषय है अभिज्ञान जी। हाँ। सियासत का ये विषय नहीं है। हाँ। लेकिन अत्याचार और अनाचार होगा। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से मीडिया भी उठाएगा, विपक्ष भी उठाएगा। सरकार में चाहे जो बैठे लोग, चाहे हमारी सरकारें हो चाहे इनकी सरकारें हो, सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो विषय उठते हैं उनका सत्यापन होना चाहिए। विनोद जी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज की अब आदत बन गई है अक्रॉस पार्टीज? हम सब जानते हैं, हम जब पहले जंतर मंतर से इस कार्यक्रम को शुरू किया तो वहां पर भगाना के लोग बैठे थे, सब एक दूसरे पर रेप जैसी घटना को भी इस्तेमाल करके सियासत करते हैं। देखिए, विज्ञान ऐसा है कि सारे लोग, राजनीतिक दलों की समस्या ये है कि सभी राजनीतिक दल, उनके दोहरे मानदंड हैं। जब वो सत्ता में होते हैं तो उनके मानदंड दूसरे होते हैं, विपक्ष में होते हैं तो दूसरे होते हैं। अगर समाजवादी पार्टी सरकार में है
तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये हर छोटे बड़े अपराध को लेकर के हल्ला मचाएंगे और उसको जो है तानेंगे ताकि इसका राजनीतिक लाभ ले सकें। अगर भाजपा सत्ता में है तो दूसरे दल करेंगे। मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, उत्तर प्रदेश में सब गड़बड़ है, हरियाणा में सब ठीक है, उत्तर प्रदेश में सब गड़बड़ है। ये जो मानदंड है, बलात्कार चाहे हरियाणा में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, या कोई भी अपराध, वो अपराध है और उसकी निंदा, उसकी भर्त्सना और उसके खिलाफ कार्यवाही सबकी जिम्मेदारी है, जो पार्टी जहां सत्ता में है। और ये जब तक ये मानदंड नहीं होगा तब तक जो है ये इस तरह होता रहेगा। इसलिए राजनीतिक दलों को एक मानदंड रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात विनोद अग्निहोत्री ने कही इस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए। मैं आपको अपने आकलन से एक बात बहुत स्पष्टता कहना चाहूंगा। देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूं, शायद सबसे ज्यादा अगर देश की जनता देखना चाहती है कुछ, खासतौर पर नए कानून बनने के बाद, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन, लोगों को दिखे और नजर आए कि अगर किसी ने बलात्कार जैसी किसी घटना को अंजाम दिया है तो कानूनी प्रक्रिया को शामिल करते हुए सरकारों ने ढिलाई नहीं बरती है उस मामले में। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि अपराध से जुड़े न्याय दिलाने का सिस्टम है, वो भी तेजी से काम करे। सबसे ज्यादा अगर लोग कोई चीज देखना चाहता है, एक आम हिंदुस्तानी, खबरों को नहीं, हेडलाइंस को नहीं, सुर्खियों को नहीं, आकलन को नहीं, लेकिन देखना चाहता है सरकारों के डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन को, काम जिससे यह साबित हो कि पीड़ित को न्याय मिला। मैं अभिज्ञान प्रकाश इन उत्तर प्रदेश से आए खास मेहमानों के साथ इस विषय को उठाता रहूंगा। मीडिया की आलोचना पर एक आखिरी लाइन, जरूर आलोचना कीजिए। प्रजातंत्र में आलोचना सबसे बड़ी ताकत देती है सोच को। फिलहाल नमस्कार।